हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस अगस्त 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन से। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए। अगर ये पूरी वीडियो आप देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ जाकर उनको भी देखें, पुरानी वीडियोज़ को, और नोट्स बना लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इधर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, क्योंकि इसको 10 साल हो गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीन्स पर्सपेक्टिव से। एक्सपर्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि अभी जो पीएम ने विजिट किया था, हमारे इंडिया के पीएम ने विजिट किया था सिंगापुर को, इससे जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे जो एंगेजमेंट है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इसको एक फ्रेश इम्पेटस, एक फ्रेश पुश मिलेगा। और मोर ब्रॉडली जो वास्ट पैसिफिक रीजन है उनके कॉन्टैक्ट्स में हमें ज़्यादा पुश मिलेगा। तो जो विजिट है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है 2024 के लिए, क्योंकि अभी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने 9th ईस्ट एशिया समिट 2014 में हुआ था, उसमें इसको अनाउंस किया था। किसमें? 9th ईस्ट एशिया समिट में। अब बाकी सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन एक्शन। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन एक्शन क्या है? देखो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक्सपेंडेड फॉर्म था। ठीक, तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये फोकस किस पे थी? आसियान पे। ठीक है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसको एक्सपेंड करती है, स्ट्रेटेजिक स्कोप को एक्सपेंड करती है और एम्फसाइज करती है ना केवल आसियान पर, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन आसियान के साथ साथ, ठीक है, और उसके आसपास की नेबरहुड में भी। इसका एग्जाम्पल अगर आप मेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 का। ये दर्शाता है कि कैसे इंडिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस जो है, अपना एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके तहत। फिर आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरल रीजनल एंगेजमेंट्स। कैसे इंडिया जो है कंटिन्यू करता है अब उसकी जो रिलेशंस हैं, उसकी जो पार्टनरशिप है, उनको और क्लोज, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एशियान, बिम्स्टेक, एशियन कोऑपरेशन डायलॉग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इन सब के साथ। एग्जाम्पल क्या है कि अभी हमने बिम्स्टेक चार्टर जो है उसको अडॉप्ट किया। ये आपको एग्जाम्पल इनके ज़रूर से ज़रूर लिखने हैं। फिर आता है ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन। यूएस और उसकी जो एलाइज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, इंडिया उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है इंगेज कर रहा है। आपने देखा होगा कैसे क्वाड के थ्रू हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस तीनों के साथ इंगेज कर रहे हैं। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस वाला इनिशिएटिव था, उसमें साउथ कोरिया भी है। फिर आता है यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको हम पुराने वीडियोज़ में काफ़ी बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। फिर जापान ने अभी अप्रूव किए हैं नॉर्थ ईस्ट के लोन्स के लिए। अभी हमारा एक ब्रिज बन रहा है मुंबई में, उसमें भी जापान जो है वो इंगेज कर रहा है। तो काफ़ी सारी तरीके से हम जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया सबके साथ इंगेज कर रहे हैं। फिर आता है इंडिया का प्रोएक्टिव रोल डिफेंस डिप्लोमेसी में। हमने पिछले 1 मिनट वीडियो में भी ये डिस्कस किया कि 2022 में फिलीपींस जो है उसको हम ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर पहला एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो फिलीपींस बनता है। ये हमारे जैसे अगर अभी आप मॉक टेस्ट देंगे ना प्रीलिम्स के, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा मॉक टेस्ट में। तो यूपीएससी का तो पता नहीं पूछ भी ले और ना भी पूछ ले। तो डेस्टिनेशन है ऑफ शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल्स का फ्रॉम इंडिया से। फिर इंडिया वियतनाम मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट 2 आया अभी, जहाँ पे दोनों की जो मिलिट्रीज़ हैं एक दूसरे के बेसिस पे आना जाना कर सकेंगी, एक्सेस कर पाएंगी और एनहेंस कर पाएंगी स्केल और स्कोप का जॉइंट प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। तो इससे हमारा क्या होगा? वियतनाम आपको मालूम है कैसे पास पड़ता है चाइना के, तो वहाँ पे भी हम हमारा जो फुट होल्ड है वहाँ पे प्रेजेंस बना सकेंगे। फिर आती है एनर्जाइज्ड कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स, जैसे कि कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो इंडिया की मिजोरम स्टेट को म्यांमार के सतवे पोर्ट से कनेक्ट कर रहा है। जैसे कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। फिर IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारे प्रोजेक्ट से चलते इंडिया जो है इनके साथ इंगेज कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की उससे तो कर ही रहा है, साथ में अगर ये जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम उनके साथ ट्रेड में और अच्छे से इंगेज कर पाएंगे, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो एनहांस हो जाएगी, है ना। फिर आता है इंडिया का एक्टिव सोशल कल्चर और डेवलपमेंट आउटरीच, स्पेशली जो बुद्धिस्ट रिलेटेड कंट्रीज है ना वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो साउथ ईस्ट कंट्री है वहाँ पे बुद्धिज़्म जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है, और आपको मालूम होगा कि बुद्धिज़्म की रूट्स जो है वो हमारे इंडिया में जुड़ी हुई है। इसलिए
हम पीपल टू पीपल टाइज जो हैं कम से कम वो इन्हांस कर सकते हैं डायस्पोरा के थ्रू। फिर प्राइम मिनिस्टर ने अभी विजिट भी किया था ब्रुनेई, सिंगापुर। इन सारी चीज़ों से हम जो सोशो कल्चरल डेवलपमेंट है उसका उसको कर सकते हैं और उन सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। डेवलपमेंट आउटरीच टुवर्ड्स स्पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज एस्टैब्लिश, देखो फिपिक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ अभी, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, और इंडिया की जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है जिसने वैक्सीन्स जो है पापुआ न्यू गिनिया आइलैंड में प्रोवाइड की थी, इन सब के चलते हम इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी आइलैंड नेशंस है वहाँ पे भी हमारी प्रेजेंस हम इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन इसके क्या की चैलेंजेस हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं कि चलो हमारी सबसे, हमने पिछले वीडियोस में भी जब हमने आईआर को डिस्कस किया है, जब भी हमने आईआर के हमने इंडिया के एंगेजमेंट्स को डिस्कस किया है, आपको याद होगा कि सब जगह हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है भाई कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एंगेज तो करना चाहती है, इंफ्रा बनाना तो चाहती है, लेकिन डिले इतना है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कि पूछो मत। उससे क्या होता है, कॉस्ट तो डबल अप होता ही होता है, हम साथ में सामने वाले का विश्वास भी खो देते हैं और अपनी एक इमेज भी गिरा देते हैं। क्या है, कैसी इंडिया ढीली ढाली कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी। जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसमें डिले हुआ और इससे जो भी बजट एलोकेट किया था वो 6 टाइम्स जो है वो बढ़ गया है, 3200 करोड़ बढ़ गया, 3200 करोड़ हो गया है 536 करोड़ से। 2008 में 500, अगर हम 2008 में ही कर लेते तो वो 500-600 करोड़ के अराउंड बन जाता, लेकिन 2008 से 2004 कितने ज़्यादा साल होते हैं, 15-16 साल होते हैं, तो अब ये 6 गुना बढ़ गया है, ये 3200 करोड़ कुछ पहुंच गया है। फिर आता है पॉलिटिकल टर्मोइल और सिविल अनरेस्ट इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की सिचुएशन ही देख लो। और बांग्लादेश हमारी जो बाकी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे अनरेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही है, चाहे वो म्यांमार हो, श्रीलंका हो, है ना। और अभी नेपाल में भी काफ़ी सारा टर्मोइल चल रहा था, हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है ना। तो पॉलिटिकल टर्मोइल और सिविल अनरेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है। इससे जो फ्यूचर है इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का, अभी अनसर्टेनिटीज उसको लेकर रहेंगी। कैसी क्या नई पॉलिटिकल सिचुएशन आती है ना, तो उसको चलते अनसर्टेनिटीज़ जो है वो रहने वाली है। फिर आता है इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो रही हैं, वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं और इसके कारण एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है बॉर्डरिंग स्टेट्स जैसे कि मणिपुर में अनरेस्ट हो रहा है। फिर आता है चाइना का एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट इंडियन ओशन रीजन में। इससे ज़्यादा इंडिया की जो एक्सेस है स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में वो इम्पैक्ट होती हैं मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे भी चाइना का प्रेजेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। फिर आता है कंपीटिंग विद चाइना। चाइना इस हद तक बढ़ रहा है आगे कि उसने आसियान जो है उसके साथ अपना ट्रेड जो है वो 1911.7 बिलियन पहुंचा लिया है, बल्कि हम इंडिया का देखें तो पिछले टाइम से वो गिरा ही हुआ है, इसलिए और चैलेंजिंग बना लेता है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाइना का काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमारा जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है आसियान के साथ वो भी बढ़ा है पिछले टाइम में। वे फॉरवर्ड हम देखें इन सब चीज़ों का तो क्या है, देखो अगर ट्रेड गिरा है तो ट्रेड बढ़ाओ, रीलोकेशन करो आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट के अटीगा के साथ, है ना, सबसे पहले उसको एड्रेस करो, है ना। और जो वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट है, जो भी इशू है उसको आप हैंडल करो। फिर आता है इंफ्रा में हमने देखा कि ऐसे डिले हो रहा है तो डिले मत करो, जो भी पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करो। फिर सिक्योरिटी कॉपरेशन को देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ाओ इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में। अगर हम देख रहे हैं कि चाइना का वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ रहा है मोंगला पोर्ट के थ्रू, हमने देखा ना, फिर उसको बढ़ाओ। कल्चरल डिप्लोमेसी, अभी बताया कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है स्पेशली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम, क्योंकि हमें बुद्धिज़्म की रूट्स तो हमारे इधर ही है, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आता है मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, स्ट्रेंथन करो ऐसी टाइज, जैसे कि अब आपको मालूम है कि अब इंडियन ओशन रीजन में ऑस्ट्रेलिया आता है, ताइवान आता है, जापान आता है, इनके साथ चाइना को दिक्कत रहती है। तो जिन चीज़ों से चाइना को दिक्कत है आप उनके साथ उनकी मल्टीलेटरल एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं।
फिर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन के बारे में देख लेते हैं कि आसियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आपको याद रखना है कि आसियान जो है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, जो कि 10% ऑफ इंडिया का टोटल ट्रेड बनाता है। फिर यानी 50% जो है इंडिया के ट्रेड का वो सेंटर्ड है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडियन ओशन रीजन जो है वो 90% ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी कैरी करता है। फिर जापान जो है 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया की इकोनॉमी में। तो अगर आसियान से, एशिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो कि 10% ऑफ इंडिया का ट्रेड जो है वो आसियान के थ्रू चलता है, और 50% ऑफ इंडिया का जो ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक रीजन में सेंटर्ड है, और इंडियन ओशन रीजन जो है वो 90% जो है इंडिया का ट्रेड और एनर्जी वो कैरी करता है। फिर जापान जो है वो 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे हमने रिपीट भी कर लिया, आई होप आपको रिवीजन हो भी गया होगा। तो हमने देखा कि कैसे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो हमारे काम की है ना, कैसे हम उसको और इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ चैलेंजेस और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। फिर हम कन्वर्जेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस किस के साथ, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया और ताइवान ने जो है सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स की हैं उनके अनऑफिशियल रिलेशन को बढ़ाने के लिए। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो अलाइन करती है जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के साथ। तो और बढ़िया बात है, जापान भी कॉपरेट करने की कोशिश करेगी, और साउथ कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी और आसियान आउटलुक और इंडो पैसिफिक। तो ये सारी जो जापान है, इंडिया है, कोरिया है और आसियान है, ये इन सारों की एम ही यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये फ्री रहे, किसी के बाप का रीजन ना रहे जैसा चाइना चाहता है। फिर इंडिया जो है, इंडिया स्टैंड इन सोलिडारिटी विद फिलीपींस, है ना। फिलीपींस में आपने देखा होगा कि कैसे चाइना जो है फिलीपींस को लगातार परेशान कर रहा है, उसके टेरिटरीज़ को इन्वेड कर रहा है कि नहीं ये हमारी है, ये हमारी है ना। किस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, साउथ चाइना सी फ्रंट को लेके। फिर इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बताता है आसियान की यूनिटी और आसियान की सेंट्रलिटी को लेकर इंडो पैसिफिक में। फिर क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए इंडिया सपोर्ट करता है ओपन, स्टेबल और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। तो अगर क्वेश्चन आता है मेंस में कि कैसे इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लिखना है, चैलेंजेस लिखना, वे फॉरवर्ड लिखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे इंडिया और ईस्ट एशिया जो है वो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में शिफ्ट हुए हैं ना। तो थोड़ा सा हम उसका ये हिस्ट्री के बारे में दिया है। तो अगर हम जेनेसिस देखें लुक ईस्ट पॉलिसी का, तो पोस्ट कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो इंडिया ने ना यूएसएसआर को लॉस कर दिया था एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इसलिए जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो इम्पॉर्टेंट बन गई थी 90s के टाइम पे, जो कि एम करती है यूएस और साउथ ईस्ट एशियन अलाइज के साथ हमारे रिलेशंस बनाने के लिए, जिससे हम चाइना का, देखो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है ना वो अभी से ही खतरा नहीं है, अभी तो आज आप और हम देख पा रहे हैं, चाइना ने शुरू से ही हमारे लिए कांटे बोए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके इंडिया ने सोचा कि अब देखो यूएसएसआर को तो हमने लूज़ कर दिया, तो हम क्या करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू हम इनके साथ एंगेजमेंट्स बनाते हैं। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी और आसियान का अगर हम देखें तो एक फॉरवर्ड स्टेप है किस डायरेक्शन में, ऑपरेशनलाइजिंग लुक ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जो है हम आगे बढ़ाते हुए, है ना, हाँ, जो लुक ईस्ट पॉलिसी और आसियान का अगर हम देखें तो फॉरवर्ड क्या होगा, लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने ना आसियान ज्वाइन किया था 1992 में एज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। इंडिया जो है फिर डायलॉग पार्टनर 1996 में बन जाता है। पहले सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनता है, फिर डायलॉग पार्टनर बन जाता है। देखो इसमें से मेंस में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जेनेसिस कोई नहीं पूछेगा, ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, बट हम नॉलेज बेस के लिए देख लेते हैं कि कभी अगर आ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हम हमारे पॉइंटर्स जो है वो लिख सकें। सॉरी अभी ब्लफ कर गया था थोड़ा सा क्योंकि ध्यान कहीं और चला गया था। हाँ, तो इंडिया ने आसियान जो है 1992 में एज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर
ज्वाइन किया था। फिर इंडिया जो है डायलॉग पार्टनर बन जाता है 1996 में, और फिर एक समिट लेवल पार्टनर 2002 में बन जाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 2012 में फिर स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया देखते हैं अगर हम, तो इंडिया ने लॉन्च की थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। अभी हमने देखा 9th ईस्ट एशिया समिट में। तो ये जो पॉलिसी है वो ओरिजिनली कहाँ से कंसीव होती है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव की तरह कंसीव होती है, पर अब उसने पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशंस जो हैं वो गेन कर लिए हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल आसानी से समझ में आया होगा। पहले हमने जेनेसिस देखा इंडिया और ईस्ट एशिया का, मतलब ये तो हमने बाद में देखा। फिर हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन एक्शन, कैसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको एक्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे पॉइंटर्स देखे। फिर हमने इसमें की चैलेंजेस देखे, फिर हमने वे फॉरवर्ड देखा। फिर हमने देखा कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन हमारे किस किस के साथ कैसे चल रहे हैं। फिर हमने देखा कन्वर्जेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, कि कैसे इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो दूसरे जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, उनके इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ज कर रहा है। फिर हमने देखा जेनेसिस किसका, इंडिया और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, कि कैसे पहले जो है यूएसएसआर का जब हमारे साथ साथ छूट जाता है तो हम सोचते हैं कि हम यूएस, उसके अलाइज, उन सबके साथ थोड़ा सा एंगेजमेंट कर सकें ताकि चाइना को काउंटर कर लें। फिर हमने देखा कि कैसे हमने लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसके साथ हमने आसियान को ज्वाइन किया। फिर हमने सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बने, फिर हम डायलॉग पार्टनर बने, फिर हम समिट लेवल पार्टनर बने, है ना। फिर हम क्या हुआ, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इंगेज हो गए। फिर हमने फिर जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, हमने इकोनॉमिक इनिशिएटिव की तरह इसको लॉन्च किया था, बट बाद में ये पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशंस जो है उसको गेन कर लेता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस का। आई होप आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो वीडियो को पॉज करें और नोट्स तुरंत ज़रा सा 150-200 वर्ड्स में स्क्रिबल कर लें पॉइंटर्स, जिससे आपको मेंस लिखने में आसानी हो और आपको ट्रबल ना हो जब मेंस 365 और पीटी 365 पढ़ने का। अगर आपकी वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलें। अब ये सुबह हम वीडियो पोस्ट कर देंगे, तो प्लीज़ आप तब देख लें और कमेंट्स में बता दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय।